रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ अ चैप्टर नंबर 15। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर स्टार्टअप से लें, तो मैं स्टार्टअप से कर दिया है क्योंकि दरमियान में लेक्चर्स जो होते थे वो दरमियान में स्लॉफ हो जाते थे। तो आपसे लेक्चर जो होंगे वो एक कंटिन्यूसली फॉर्म में आपको डेली बेस पे मिलेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 15 का इंट्रोडक्शन है, होम्योस्टेसिस। ठीक है, वर्ड होम्योस्टेसिस आपने एक याद रखना है कि ये किसने डिस्कवर किया था। अमेरिकन साइंटिस्ट वाल्टर कैनन, WC वाल्टर कैनन इज़ अ साइंटिस्ट हु कैन डिस्कवर द होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब होम्योस्टेसिस के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होम्योस्टेसिस का मतलब होता है दैट इज़ द सेम वर्ड or we can say that is word is used at steady होम्यो के लिए वर्ड। और होम्योस्टेसिस इज़ अ विच वर्ड, दैट वन इज़ ए ग्रीक वर्ड, एक यूनानी लफ्ज़ से अखज़ किया गया है। ठीक है, अब होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है, डेफिनेशन क्या है वो आपने मेरे बेटा क्या लिखनी है। दैट वन इज़ अ मेंटेनेंस ऑफ internal temperature from harms of fluctuations of external environment। यानी कि दो चीज़ें आपने नोट रखनी है, वो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ, सबसे पहली बात है इंटरनल टेम्परेचर। इसको ज़रा हाईलाइट भी कर दीजिएगा, थोड़ा क्लोज कर दीजिएगा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर यानी फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आने वाली एक जो तब्दीली है, एक चेंज है, उस चेंज को हम बेसिकली कहते हैं दैट वन इज़ बेसिकली कॉल्ड होम्योस्टेसिस। या आपने डेफिनेशन अगर पेपर में आता है डिफाइन होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस का आपने ये लिखना है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन, जो चेंजेस हैं ऑफ एक्सटर्नल विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स में आपकी बुक में लिखा गया है कि उसकी वेज ऑफ होम्योस्टेसिस अगर देखा जाए तो उसमें फर्स्ट वन के ऊपर हम लिख लेते हैं दिस वन इज़ ए ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन के बाद आ जाती है जैसा कि थर्मो रेगुलेशन। थर्ड वन के ऊपर क्या आ जाएगी, दिस वन इज़ ए एक्सक्रीशन। ठीक है, सबसे पहले मेरा बच्चे ये देखें कि वर्ड ऑस्मो वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ऑस्मो वर्ड जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर द मोलैरिटी वाटर। ठीक है, वाटर एंड सल्यूट्स। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कह लें। सल्यूट में आपके पास आ जाते हैं मिनरल्स, होम्योस्टेसिस के लिए मिनरल सोडियम पोटाशियम एट्सेट्रा। थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। फॉर एग्जाम्पल एंजाइमेटिक बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ अ 37 डिग्री सेल्सियस से फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन दैट वन इज ए लॉस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब उसकी अगर हम एग्जांपल दें, यूरिक एसिड, अमोनिया। ठीक है, इतनी बात मेरे बच्चों को समझ लगी होगी, उम्मीद है कि जिसमें हमने तीन बातें की हैं। एक है ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरी है थर्मो रेगुलेशन और तीसरी क्या है, एक्सक्रीशंस। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। कीप द
internal temperature, keep the internal temperature within a narrow range, एक नैरो रेंज के अंदर उसको हम करना, दैट इज़ बेसिकली अब उसके लिए कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें हमारे पास बेटा जी आ जाता है वाटर, उसमें आ जाता है सॉल्यूट्स, और उसमें आ जाते हैं टेम्परेचर। ये देख लीजिएगा, ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये तीन चीज़ें सूटेबल कंपोनेंट्स में, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब पेपर में आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये होमोस्टेसिस है, दिस वन इज़ ए शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। टाइप्स जो हैं दैट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड दिस वन इज़ अ इम्पॉर्टेंट, पेपर से तो हवाले से नहीं, लेकिन हम उसको दूसरे एस्पेक्ट से देखेंगे, और दैट वन इज़ आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलें हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट में हमारे पास है दैट वन इज़ अ कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, सो मेरे बेटा आपने याद रखने हैं, देयर आर हाउ मैनी कंपोनेंट्स, देयर आर 3 कंपोनेंट्स, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है वो रिसेप्टर है, ठीक है, फिर कंट्रोल सेंटर है, और फिर इफेक्टर है। रिसेप्टर क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं दैट वन इज़ अ डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस का जो डिटेक्शन है। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में देखा जाए तो कितनी तरह के हैं, ठीक है। इसको ज़रा अब्दुल्ला भाई ज़रा इसको क्लोज कर दीजिएगा। मिकैनो रिसेप्टर्स, आगे जाकर आप चैप्टर से ये अपने नाम भी याद कर लेने, केमो रिसेप्टर्स, इस तरह फोटो रिसेप्टर्स, रॉड और कौन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हम कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर ऐसा है कि रिसेप्टर से मैसेज किधर जाएगा, कंट्रोल सेंटर के पास, और कंट्रोल सेंटर क्या है, आगे स्टिमुलेशन, जो स्टिमुलस मिला है उसको हमने जो एक सेंटर है, लाइक एग्जांपल हमारा ब्रेन जो है वो जो कंट्रोल सेंटर है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। तो कंट्रोल सेंटर के अंदर हमारे पास मिसाल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थी, और इफेक्टर जो मेरे बच्चे यहाँ पर हमें रिस्पांस जो होता है, ठीक है, यानी एक मैसेज है और मैसेज को कन्वे करके जो हमें मैसेज का जो रिस्पांस मिलता है उसे हम कहते हैं इफेक्टर। और इफेक्टर की मोस्ट अप्रोप्रिएट जो एग्जांपल है, दिस वन इज़ ए मसल्स एंड ग्लैंड्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। अब हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, 3 कंपोनेंट्स में से, वो मेरा बेटा कौन कौन से 3 कंपोनेंट हैं, रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है, और इफेक्टर है, और इसको साथ साथ टैली भी करते जाए। मैकेनो रिसेप्टर इसकी एग्जांपल हमने कही, एक केमो रिसेप्टर कही, जबकि ने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे मसल्स एंड ग्लैंड्स, ग्लैंड्स बेसिकली होते हैं जिनमें सिक्रीशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम। अब फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम में क्या है कि जो मेरे बच्चे जो डिटेक्ट कर सके, किसको, डिटेक्ट टेम्परेचर, ठीक है। अब जो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सके दैट इज़ अ सेंसर, और टेम्परेचर को डिटेक्ट करने की एग्जांपल हमारे पास आ जाता है थर्मामीटर। फिज़िकली हम थर्मामीटर के ज़रिए चेक करते हैं ना कोई भी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कंट्रोल सेंटर, तो कंट्रोल सेंटर जिसमें हमारा मैसेज जो हो, टेम्परेचर जो हो, वो एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, इट्स मीन्स कि किसी एग्जांपल में लिखें तो ये हमारे पास है स्विच, स्विच इज़ द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सेंटर। और इफेक्टर वही मेरे बच्चे जो कि हमें रिस्पांस शो करता है, रिस्पांस देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट वन इज़ अ इफेक्टर। और इफेक्टर की मिसाल हमने अब पहले, और यहाँ पर इफेक्टर रिस्पांस में क्या हो सकता है, हॉट एंड कोल्ड यूनिट्स, ठीक है, दैट वन इज एग्जांपल हॉट एंड कोल्ड यूनिट्स। अच्छा जी, मेन चीज़ें, फिजिकल कंट्रोल सेंटर भी हमारे पास हो गया है, कंट्रोल सिस्टम भी हो गया है, और अब कंट्रोल सेंटर, सॉरी, कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल सेंटर भी ऑल ओवर कवर हो गया है। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म, ये आपने बुक की लाइन याद करनी है,
दिस वन इज़ ए डिटेक्शन ऑफ चेंज, नंबर 1 डिटेक्शन ऑफ चेंज। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ चेंज दैट इज़ सिग्नलिंग, जो सिग्नलिंग कर रही है किसके लिए, फॉर इफेक्टर रिस्पॉन्स, यानी इफेक्टर के रिस्पॉन्स तक पहुंचने तक एक रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सेंटर, और उसके बाद एक रिस्पॉन्स हमें शो हो रहा है दैट कैन प्रोवाइड द फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म में एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर हम बात करते हैं ना नेगेटिव की, तो नेगेटिव से मुराद है जो अगेंस्ट द स्टिमुलस है। अब्दुल्ला भाई इसको ज़रा नीचे डाउनवर्ड करके दिखा दीजिएगा, अगेंस्ट द स्टिमुलस। अब अगेंस्ट द स्टिमुलस मिसाल के तौर पर जिस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, BG, अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो ज़्यादा हुआ हो, ठीक है, तो इंसुलिन क्या करती है, इसको कम करने अगेंस्ट द स्टिमुलस काम करती है। और जो स्टिमुलाई को फेवर करे, स्टिमुलस को फेवर करे, मसलन एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी इंक्रीज, मसलन जिस तरह बच्चा जैसे छोटा होता है माँ का दूध फीड करता है, जैसे जैसे वो फीड करते हैं उससे ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो बेबी फीडिंग जिसमें हम सिंपल कहते हैं दैट इज़ अ एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें मेरा बच्चे आपने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आज का पूरा लेक्चर का जो खुलासा है वो होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, ये एक ग्रीक वर्ड है, सेम एंड स्टडी इसको कहते हैं, डेफिनेशन की, उसके बाद टाइप्स की, उसके बाद हमने उसका कंट्रोल सिस्टम, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, और इसमें मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है और कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।